नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि बहुत जो सरकारी सेवक हैं, यानी कि समझिए सरकारी नौकरी करने वाले लोग, सीधे शब्दों में वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट डालते रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के विषय में अपने विचार देते रहते हैं ना, कहीं जो है कमेंट करते रहते हैं, या कोई एक्ट्रेस वगैरह है, या आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुद्दा उठता रहता है तो किसी को ट्रोल करते रहते हैं। और अक्सर आप ये सोचते होंगे, देखते होंगे कि भाई ये किस तरह की व्यवस्था है। कई बार आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति सरकारी ऑफिसर है और उस वक्त बहुत जरूरी काम, कहीं घटना हो रहा था और उसी समय पर बाद में उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा गया तो सोशल मीडिया पर उस वक्त घंटों एक्टिव थे, लाइव थे या कुछ कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा था, इससे लगातार क्या हो रहा है, सरकार की किरकिरी हो रही है और सरकारी काम काजों में प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग जन कल्याण के लिए वहां बैठे हैं, सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वह दरअसल कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा दे रहे हैं। अब देखिए क्या है ना कि जैसे जैसे हमारा समय बदलता है, समाज बदलता है, नियम कानून को भी बदलना ही पड़ता है। अब यहाँ पर बिहार सरकार ने इन तमाम चीजों को समझते हुए एक बेहद निर्णायक फैसला लिया है। निर्णायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर एक नियमावली ही जारी कर दिया है बिहार सरकार ने, और यह कहा गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के अंतर्गत होंगे, जो भी, कहने का तात्पर्य है कि आईएएस ऑफिसर से लेकर के चपरासी तक कोई भी अगर है तो ये सभी पर लागू होगा। और अगर इसका सख्ती से पालन नहीं करते हैं तो संभव है कार्रवाई तो होगी ही, नौकरी से बर्खास्त भी किए जा सकते हैं। बिहार सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के इतनी शक्ति इस नियमावली के अंतर्गत देकर के आई है। तो कुल मिलाकर के क्या करना है, जितने भी सरकारी सेवा में कार्यरत लोग हैं या तैयारी कर रहे हैं कि आगे चल करके मुझे नौकरी करना है सरकारी सेवा में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये समय की जरूरत है, ये बहुत अच्छा ही हुआ। बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026। अब ध्यान रखना है कि जो लोग भी 72वीं प्रीलिम्स देने वाले हैं, आपके लिए समझ गए होंगे एक टॉपिक मिल चुका है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है, नियमावली तैयार कर दी गई है, बहुत प्रतीक्षित था। और इसमें क्या किया गया, एक स्टेटमेंट तो यहीं से आ जाएगा कि भाई ये नियमावली है क्या, ये जो सेवक आचार नियमावली है सरकारी सेवक, तो पहली चीज क्या है, सोशल मीडिया को लेकर के गाइडलाइंस जारी किया गया है। डिजिटल अनुपालन, डिजिटल अनुपालन कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि आजकल हम सबों का डिजिटल फुटप्रिंट है ना। हम सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, है ना, हम डीपी लगाते हैं। इसमें डीपी तक की बात की गई है, यानी कि व्हाट्सएप पर जो डीपी आप लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए सरकारी नौकरी करने वालों का, यह भी है, मैं भी बता दूंगा। और आज से ध्यान भी आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये चेक किया जाएगा जो लोग भी सरकारी सेवा में हैं। तो कुल मिलाकर के डिजिटल दुनिया की आपकी सीमाएं क्या होनी चाहिए, कहीं से भी ये नहीं है कि आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन किया जा रहा है। इस बात को जहन से निकाल लेना है, क्योंकि इसको लेकर के संभव है आगे चल करके विवाद होंगे। अभी से विवाद के सुर उठने लगे हैं सरकार के इस नियमावली को लेकर के। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। आज के समय में सोशल मीडिया एक सच्चाई है, और निश्चित तौर पर यह नहीं है कि केवल वो टाइम पास करने का जगह है, वहां से बहुत तरह की सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर के सच्चाई है, लेकिन उसकी एक सीमाएं भी होनी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन भी होनी चाहिए, और वो लोक कल्याण के लिए ही जरूरी है। यहां पर यही बातें कही गई है कि इसका दायरा क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा और इसका निगरानी क्षेत्र क्या होगा। देखिए, लाखों जो कर्मचारी हैं उस पर लागू होगा, जो कि सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए गाइडलाइंस है। निजी दायरा यहां पर समाप्त है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह से निजी क्षेत्र नहीं रह गया। अभी तक आप कहते थे ना कि मैं सरकार के अंतर्गत भले काम करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो मैं लिखता हूं वो मेरा निजी विचार है। आपने बहुत सारे लोगों के जो एक्स प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पर आपने देखा भी होगा, वो अपने बायो में लिखते हैं कि यहाँ पर जो भी आर्टिकल लिखा जा रहा है या जो बातें कही जा रही है वो लेखक के या मेरे निजी विचार है। ध्यान रखिए, यहाँ पर वो पहले कोशिश करते थे कि सरकारी चीजों से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सरकार अब कह रही है कि ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके निजी विचार है और कुछ भी आप बोल लें, लिख लें। आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, और इन तमाम चीजों को लेकर के सतत निगरानी की जाएगी, यानी कि रेगुलर जो है आप कहीं न कहीं जांच के दायरे में होंगे। आपकी गतिविधि और पोस्ट पर प्रशासन, आपका विभाग जो है सीधी निगरानी रखने वाली है कि आप क्या क्या करने वाले हैं। सामग्री का नियम, सरकारी नीतियों पर जो टिप्पणी है वो पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी भी सरकारी योजना, स्कीम वगैरह पर आप टीका टिप्पणी करने से बचिए। सरकारी सेवक में अगर सेवा में रहना है तो आपको ये मानना पड़ेगा। योजनाओं का विरोध क्या, बिना पूर्व अनुमति के सरकार की नीतियों, योजनाओं या आदेशों के खिलाफ लिखना अब सख्त मना हो जाएगा। इसके अलावा राय की पाबंदी भी है। सरकारी कर्मचारी अब सोशल मीडिया पर इन विषयों पर अपनी निजी राय, ध्यान रखिएगा,
सरकारी छोड़ दीजिए, निजी राय भी खुल करके नहीं रख सकते। तो आप कहेंगे कि क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीधे तौर पर सरकारी सेवकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप यह भी कह सकते हैं कि क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं किया जा रहा है ना? अभिव्यक्ति की आजादी कहीं न कहीं फंडामेंटल राइट्स तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी संस्था विचार से जुड़ते हैं तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी आपको मानना पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो निर्बाध नहीं है, युक्ति युक्त प्रतिबंध उस पर है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो यही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है गवर्नमेंट यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रही है। न्यायिक क्षेत्र को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बातें की गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे जो बड़े अधिकारी भी हैं, IAS IPS भी हैं, वो सब न्यायपालिका के जो कुछ डिसीजंस आए हैं उस पर बहुत तरह की टिप्पणी करते नजर आए। NCERT वाला विवाद आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें, उन तमाम चीजों को लेकर के विभिन्न संस्थाओं को, सरकारों को बहुत मुसीबत उठाना पड़ा है, न्यायपालिका का प्रकोप झेलना पड़ा है। तो यहां पर यह कहा गया फैसलों पर निजी टिप्पणी अब आप नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरी वाला मंदिर पर एक डिसीजन दिया है ना, तो अब मैं फलाने धर्म से हूं, मेरा निजी विचार है, इस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ठीक से समझ लीजिए, बचना है, नहीं देना है। यहां पर क्या कहा गया? सख्त प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे उसको सोशल मीडिया पर लाने से बचिए। कर्मचारी अदालती मामलों या निर्णयों पर अपना कोई भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकते। तो ये भी नहीं रखना है कि मैं पॉजिटिव कर रहा हूं, नेगेटिव बोल रहा हूं, समर्थन ही कर रहा हूं। कोशिश करना है कि बचना ही है, यही आपके लिए बेहतर होगा। आपकी पहचान और ये प्रोफाइल पिक्चर जो होता है ना, डीपी, इसकी भी कड़ी निगरानी की जाएगी। कैसे डीपी लगाने हैं, कहां पर? फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पर, और भी जो होते होंगे स्नैपचैट वगैरह, जहां जहां आप उपलब्ध होंगे, उन तमाम जगहों के डीपी को आज ही बदल दीजिए। अगर किसी अलग तरह का डीपी होगा, यानी कि बहुत सारे लोग का देखते होंगे सिर्फ ब्लैक रहता होगा, नहीं करना है सिर्फ ब्लैक को ये माना जाएगा कि सरकार के किसी नीतियों का आप विरोध कर रहे हैं। और अक्सर क्या होता है कि सरकार का किसी न किसी विभाग का तो विरोध चलता ही रहता है, हड़ताल तो कुछ लोग करते ही रहते हैं, संभव है ये मान लिया जाएगा कि आप उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ब्लैक पट्टी और इस तरह के, जैसे ब्लैक ऐसे बाजू में अपना फोटो ब्लैक, ये सब नहीं डालना है अब डीपी में, ठीक है? विरोध का प्रतीक माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल का आप चिन्ह प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी का फ्लैग नहीं आप प्रयोग करेंगे, या बैनर में आप अपना फोटो लगा करके डीपी वगैरह में नहीं लगाएंगे, सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे, प्रतिबंध हो गया है। कैसा आपका डीपी होना चाहिए? एकदम निष्पक्ष, पेशेवर छवि का होना चाहिए। आपको देख के लगना चाहिए कि आप एक सरकारी सेवक हैं, अब आपकी जवाबदेहिता है, आप निष्पक्ष हैं, पारदर्शी हैं, किसी भी पार्टी की तरफ आपका झुकाव नहीं है, आप तटस्थ हैं, और सरकार के साथ मिलकर के जन कल्याण के कार्य करने को लेकर के आप तत्पर दिखाई दे रहे हैं। ये व्यवस्था यहाँ पर सोचा गया है, ये गाइडलाइंस दिया गया है। यहां पर ऑनलाइन आचरण को लेकर के व्यवस्था किया गया। साथियों, जब मैंने कहा कि डिजिटल हम लोग का आप कह सकते हैं कि फुटप्रिंट तैयार है, तो संभव है यह भी तो समझा जाएगा ना कि डिजिटल आचरण कैसा है हमारा, वहां पर हमारा शिष्टाचार कैसे है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आप पढ़ते हैं तो क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड, निजी जीवन में जब आप मिलते होंगे, सामाजिक जीवन में, तब वो बहुत शांत नजर आते होंगे ना, चुपचाप अपने काम से काम मतलब रखने वाले, और आप कहते भी होंगे कि भाई साहब आप खुल के बोलते भी नहीं, एकदम शांत रहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब सोशल मीडिया पे कुछ लिखता होगा या व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लिखता होगा, कॉलेज वगैरह के पुराने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो तहलका मचा देता होगा, है ना? तो कुल मिलाकर के देखिए, एक जीवन उनका क्या हो गया? व्यक्तिगत जीवन हो गया, उसमें संभव है वो इंट्रोवर्ट हो, और जिस बात को लेकर के यहाँ पर कहा जाए ऑनलाइन आचरण, उसमें वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, है ना? उनको इसमें मजा आता होगा कि कमरे में किसी कोने में बैठ करके सरकार की बुराई कर देते हैं या कुछ बातें लिख देते हैं। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं डिजिटल और ऑनलाइन आचरण के अंतर्गत अब देखा जाएगा। ट्रोलिंग और दुर्व्यवहार पर भी रोक लगाने की बात की गई है। ट्रोलिंग कहने का तात्पर्य क्या, आजकल का एक नया शब्द है, आप समझिए कि बहुत सारे लोग जो है किसी व्यक्ति, विचार, संस्था के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखते रहते हैं, उनके फोटो पे जाके कमेंट बॉक्स में, है ना? तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप इंटरनेट पर किसी को ट्रोल कर रहे हैं तो बचिए, सख्त पाबंदी अब लगा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हैरेसमेंट को लेकर के डिजिटल माध्यम से भी हैरेसमेंट किया जा सकता है ना। मान लेते हैं कि आप टीचर हैं बिहार सरकार में, और आपके साथ ही काम करने वाली या बगल के स्कूल में काम करने वाली कोई मैडम है, वो भी शिक्षिका है, हो सकता है आप उनको हर दिन रात के 10 बजे के बाद गुड नाइट मैडम का मैसेज भेजना शुरू कर दें, और उन्होंने कभी आपको बताया भी हो, समझाया भी हो कि ऐसा मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है, इसके बावजूद भी आप गुड नाइट और प्लस एक बढ़िया सा शेर जो है गालिब का वो चिपका दिया करें। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है।
अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो ये आपके डिजिटल हरासमेंट के अंतर्गत आ सकता है। अगर वो शिकायत करती हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कार्रवाई की जाएगी। ये इस गाइडलाइंस में शामिल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अब परेशानी, बदसलूकी, ये सब सीधा उल्लंघन माना जाएगा, हरासमेंट माना जाएगा। पेशेवर आचरण क्या है? आपका ऑनलाइन व्यवहार आपके कार्यालय के पेशेवर मतलब जो आचरण है उसका हिस्सा मान लिया गया है। अभी तक आप सरकारी कर्मचारी कहते हैं ना कि देखिए भाई 10 से 6 या 9 से 5 जब तक हम हैं वहां जो भी काम कर रहे हैं वो फिर है, फिर मेरी अपनी निजी जिंदगी है उसमें मैं कुछ भी करूं। नहीं, कुछ भी करने का तात्पर्य यह है कि अब आपका जुड़ा हुआ रहेगा, चूंकि आपके काम का प्रभाव सरकार पर पड़ रहा है। ठीक है, तो सरकार इन सब चीजों को लेकर के थोड़ी सी निगरानी भी आपसे करना चाह रही है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कहेंगे कि भाई फंडामेंटल राइट से मेरा है, ऐसे तो मेरे बोलने पर भी, मेरी अभिव्यक्ति पर भी सरकार प्रतिबंध लगा रही है। तो सरकार ने कहा है कि भाई हम आपको अब बात दे रहे हैं, आप जो गलत कुछ बातें लिख रहे हैं सिर्फ उस पर प्रतिबंध है। यहां पर क्या है? आधिकारिक प्रचार की अनुमति है। अब आधिकारिक प्रचार की अनुमति कहने का तात्पर्य क्या हो गया? जैसे कि विश्व पृथ्वी दिवस हो सकता है, युवा दिवस हो गया, शिक्षा के लिए कुछ बातें कह रही है, बिहार में है तो पूर्ण शराबबंदी को लेकर के बातें की जा रही है। तो सरकार अगर आधिकारिक तौर पर आपको निर्देश देती है कि आप लोग अपने पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप एग्जिस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, आप जाकर के कुछ बातें लिख सकते हैं, अपने तरफ से लोगों को प्रेरित कीजिए, जागरूक कीजिए कि शराब नहीं पीना है, तो आप जाके लिखिए। फिर उसमें जाकर के ये नहीं करना है कि सरकार की चीजों को आप क्रिटिसाइज करें, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो जितनी बातें आपको कही जाएगी सरकारी योजना के विषय में कि कर्मचारी आधिकारिक रूप से अधिकृत हैं, तो फिर आप पोस्ट की अनुमति आपको मिल गया, आप कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी सरकारी योजना पर लिखने से आपको बचना है। अगर आपको लगता है कि आप पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो फिर इस सब कंडीशन में एक ही तरीका है कि आपको सरकारी नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा। ये बात कुल मिलाकर के समझने की आवश्यकता है। परिणाम का उल्लंघन क्या है? देखिए, जीरो टॉलरेंस रखा गया है। जैसे कहते हैं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है पुराने गवर्नमेंट का, यहां पर यही बातें की गई है। जीरो टॉलरेंस कहने का तात्पर्य समझते हैं? यानी कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की हरकतें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तत्काल प्रभाव से आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आप सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये बात यहां पर कहा गया है। कहीं आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो तमाम जिस भी विभाग में आप काम कर रहे हैं, जिस भी मंत्रालय के अंतर्गत आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो ध्यान रख रहे हैं, फिर आप पर विभागीय कार्रवाई हो सकता है। तो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 2026, इसको ध्यान से रखिएगा। जो लोग भी 72 में यूपीएससी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कानूनी रूप से अब ये बाध्यकारी है। ध्यान रखिएगा कैसे है? कानूनी रूप से दिशा निर्देशों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की व्यवस्था यहां पर क्या कर दी गई है? कर दी गई है। अब यहां पर एक बार शॉर्ट पे समझ लेते हैं डिजिटल अनुपालन मैट्रिक्स क्या करना और नहीं करना है। क्या करना है? निष्पक्ष और तटस्थ प्रोफाइल या डीपी का प्रयोग करेंगे, बिना अनुमति सरकारी नीतियों या आदेशों का विरोध नहीं करेंगे। अधिकृत होने पर सरकारी योजना का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। ऑनलाइन संवाद में पेशेवर और संयमित भाषा का प्रयोग करें, वो आपका निजी क्षेत्र अब नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसलों पर निजी टिप्पणी करने से बचिए, बिल्कुल नहीं करना है। डीपी में विरोध, काली पट्टी या राजनीतिक चिन्ह किसी भी पार्टी का ना लगाएं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग या किसी से बदसलूकी ना करें, क्योंकि अब ये आपके पेशेवर दुनिया का हिस्सा हो गया है इस नियमावली के आने के बाद से। तो आप लोग इस पर मुझे अपने विचार रखिए। फिलहाल आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है। 1 मई 2026 से 200 से अधिक घंटे की कक्षा है लाइव, और 60 पावर टेस्ट आप इसमें कह सकते हैं, उससे अधिक ही है। देखिए यहाँ पर प्राइस क्या रखा गया है? केवल 1 रुपया, यानी कि कुल मिलाकर के आपसे केवल टोकन मनी लिया जा रहा है। आप सांकेतिक रूप से केवल देना है, बाकी आप कह सकते हैं कि आपके लिए निःशुल्क है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, विजिट करके सही से जानकारी ले लीजिए। साथियों, आप सब समझते हैं कि एनसीईआरटी जो है ना वो आधार है, बेस है, फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो मकान, इमारत जो है वो बुलंद बनाई जा सकती है। तो एनसीईआरटी अगर आपका बेहतर होता है, उस पर पकड़ हो जाता है, तभी आप प्रिपरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। कोई भी फाउंडेशन कोर्स करेंगे या आगे किसी भी टीचर से जुड़ेंगे आप, तो वो जो बात कह रहे होंगे उनकी गहराई को आप समझ पाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आप जरूर उठाएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।